हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रवि हियर। होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करेंगे एक साइंस की दुनिया की टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी समय से हम पॉलिटी वगैरह के चैप्टर्स पे डील कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट हुई है साइंस की दुनिया में। बेसिकली क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो यूनाइटेड स्टेट की जो फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी यूएसएफडी, उन्होंने एक वैक्सीन को अप्रूव किया है इवोला जो हमारी डिजीज है उससे उसके फाइट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो अपने आप एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे आने वाले सेक्शंस में। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप ये जो मैप मैंने यहाँ पे लगाया है ना, ये मैप अब अपने दिमाग में फिट कर लो बस। ये वेस्ट अफ्रीका का मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी, ये 3-4 कंट्री यहाँ पे जिनकी मैप लगा रखी है मैंने सिर्फ। वैसे अगर ओवरऑल देखोगे जहाँ पे इवोला वायरस काफ़ी ज़्यादा फैली, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे कोई ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है इबोला वाले से, अगर मैं बोलूँ तो वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आपको सेंट्रल में मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे हम। इस मैप को आपको दिमाग में रखना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, जहाँ तक हम करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बेसिकली करंट कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या है। वर्ल्ड गेट इट्स फर्स्ट अप्रूव्ड इबोला वैक्सीन बाय द यूएसएफडीओ। देखो, डब्ल्यूएचओ ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया। डब्ल्यूएचओ अपनी अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाती है, उसका अपना अपना तरीका है बनाने का। वो अपने उनका अपना उस इंस्टीट्यूशन का अपना एक प्रोसेस है टोटल। लेकिन यूएसएफडीए अपने तरीके से काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट की बॉडी ये काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड टेक में और खासकर इस तरह के वैक्सीनेशन के सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्होंने क्या किया इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने कि एक वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन को इन्होंने अप्रूव किया है इवोला के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि साइंस न्यूज मैगजीन ने कवर किया था, द एफडीए हैज अप्रूव द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर इबोला। अब ये क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये जो पूरी की पूरी न्यूज है ना, वो इस चीज के ऊपर घूमती है कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इबोला वैक्सीन के ऊपर ट्रीटमेंट की बातें चल रही थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रीटमेंट वगैरह की बातें चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे कि किसी भी तरीके से हम इबोला को, जो दुनिया की बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट डिजीज है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ये डिजीज क्या है उसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस जो वैक्सीन अप्रूव हुई उस वैक्सीन का नाम क्या है। देखो, इस वैक्सीन का नाम आपको याद रखना, उस वैक्सीन का नाम है इनमाजेव, INMAZEV, इनमाजेव, जो कॉम्बिनेशन है कई सारे लैब मेड एंटीबॉडीज का। देखो, एंटीबॉडीज क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस के केस में वायरस ने अटैक किया आपकी बॉडी पे, तो एज ए ह्यूमन बींग आपकी बॉडी एक तरीके की एंटीबॉडी डेवलप करती है जो फाइट करती है वायरस से। आपके बॉडी में कुछ तो ऐसा होगा जो इम्यून सिस्टम को बनाता होगा, जो फाइट करे किसी एक्सटर्नल थ्रेट को, वही होती है एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी जो इंसान के अंदर नेचुरली ग्रोन अप होती है, जैसे समय के साथ आपके अंदर वो डेवलप होती है, वो तो चलो ठीक है। इस एफडीए ने जो अप्रूव किया, बेसिकली उन्होंने क्या किया कि एक लैब में बनाया उन्होंने एंटीबॉडीज, कई सारे कॉम्बिनेशन है, 3 एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने एक बनाया है। उससे जो कंप्लीट जो जो वैक्सीन बनी है उसको उन्होंने नाम दिया है इनमाजेब, जो बेसिकली डेवलप किसने किया है, रीजेनेरॉन करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका प्रोनाउंसिएशन अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है यार, रीजेनेरॉन, आप याद रखना इस चीज़ को। जो बेसिकली एडल्ट पेशेंट्स और जो पेड्रियाटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ डील करेगी। वैसे देखा जाए तो इबोला मोस्ट ऑफ द जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो एडल्ट ही होते हैं, और प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा इनमें, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये जो वायरस है बेसिकली। तो इसके साथ डील करने के लिए एक दवा बनी है, उसका नाम है क्या, इनमाजेब। आपको याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखना है रेजेनोरॉन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इबोला करता क्या, देखो इतनी करंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके अलावा आपको इबोला के बारे में जानना होगा थोड़ा। तो इबोला क्या करता है ना, इबोला हेमियोहेरेजिक करके एक फीवर कॉन्सेप्ट है, वो है जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग काफ़ी हद तक करता है। आपके इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स होते हैं जिसके कारण ऑर्गन फेलियर तक के चांसेस होते हैं और इंसान मर सकता है। अगर ओवरऑल इबोला वायरस की फैटेलिटी रेट जो डब्ल्यूएचओ कवर करती है, वो उनका कहना है कि 50% से भी ज़्यादा फैटेलिटी रेट है, और कहीं कहीं तो 25 से 90% के बीच में भी वेरी करता है इबोला वायरस की फैटेलिटी। आप फैटेलिटी रेट कहने का मतलब कि अगर आपको हो गया ना, किसी इंसान को इन्फेक्ट कर गया, तो 90% तक के भी चांसेस होते हैं कि वो इंसान डेथ कर जाएगा। तो फैटेलिटी रेट है, मतलब अगर लाखों लोग, पता है इतनी बड़ी बीमारी है ना कि अफ्रीका के कई सारे कंट्री, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका का कंट्री है, गिनी हो गया, और युगांडा, साउथ सूडान, ठीक है, उसके अलावा लेवेरिया, ये मोस्ट ऑफ द वल्नरेबल कंट्रीज है जो इबोला वायरस के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। अगर मैं बात करूं तो इबोला वायरस ने इन पर्टिकुलर एरियाज को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है, और लाखों लोग इन्फेक्टेड हैं। कितने लोगों की मौत हुई है, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, अगर मैं आपको रिपोर्टिंग बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। हजारों लाखों लोग मर चुके हैं इस बीमारी से यार। इतनी बड़ी बड़ी आउटब्रेक्स हुई हैं। इसकी सबसे पहले आउटब्रेक्स की बात करूं तो 1970s में हुई थी, और 1976 में जो आपका
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक नदी बहती है इबोला के नाम से। उसी इबोला नदी के आसपास एक बीमारी फाइंड आउट की गई थी, उसी के नाम पे इसका इबोला वायरस नाम है। तो 1976 से जब रिकॉग्नाइज किया गया, रिपोर्ट किया गया, उससे लेकर 2019-20 तक मैं बताऊं तो कई सारे आउटब्रेक्स देखे गए हैं समय समय पे। 1-2 साल के गैप में बड़े बड़े आउटब्रेक्स देखे गए हैं। सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अकेले में, जहां तक WHO का रिपोर्टिंग है, 10 से 12 आउटब्रेक्स वहां हो चुके हैं और रिपोर्टेड है। वो कितने सारे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, उसके बावजूद इतने बड़े आउटब्रेक्स होना आपको बताता है कि इबोला वायरस किस तरह की डेडलीस्ट डिजीज है, जिसकी फैटेलिटी 50-60% से ज़्यादा होगी। सोच लो उसका क्या है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले डिजीज था, इसके पहले इसे टेस्ट कर फाइट करने की कोई वैक्सीन नहीं थी, इसके पहले भी वैक्सीन थी। एंटीबॉडीज हम लोग डेवलप करके फाइट कर रहे थे बॉडी को, उस ऑर्गन के साथ, उस ऑर्गन को रिप्लेस करके, उस फ्लूइड को रिप्लेस करके। तो कई तरीके की चीज़ें चल रही थी। लेकिन लास्ट ईयर क्या होता, दिसंबर में इसी तरीके की एक और सिमिलर वैक्सीन थी, उसका नाम था इरवेडो। सिमिलर काइंड ऑफ वैक्सीन वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन टेस्टिंग लास्ट ईयर इन कॉन्गो एज वेल। तो आपको ये भी याद रखना है कि इरवेडो भी एक तरीके की वैक्सीन थी जो इफेक्टिव थी, लेकिन उसमें साथ क्या था कि किसी खास स्पेसिफिक जो स्पेसी होते हैं ना इबोला वायरस के, इबोला वायरस के अंदर भी कई सारे स्पेसीज हैं, उसमें से इसका स्पेसीज का नाम था जायरे इबोला वायरस। तो जायरे इबोला वायरस के साथ फाइट करने के लिए बेसिकली जो इरवेडो था, ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। तो अब जो नई वाली वैक्सीन आई है ऑलमोस्ट सारे स्पेसीज के साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसको फर्स्ट वैक्सीन कह सकते हैं हम लोग। यूएसएफडीए काफ़ी खुश थी इस बात को लेकर। यूएसएफडीए ने कहा कि अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, डॉक्टर्स के लिए आसान हो जाएगा, जो इनमाजेब है उस वैक्सीन का यूज़ करके ट्रीट करना लोगों को। पहले क्या होता था कि कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल प्रोसेस होते थे, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन को लेकर प्रॉब्लम होता था। तो इतना आसान नहीं होता था लोगों को रिपोर्टिंग करना, क्योंकि ये देखो इबोला वायरस को अगर मैं बताऊँ ना, इबोला वायरस को रिकॉग्नाइज करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। आज अगर कोरोना वायरस की मैं बात करूँ, आपको सर्दी खांसी होती है यूजुअली से कि चलो मौसम बदल रहा है, फ्लू है एंड ऑल। सेम काइंड ऑफ इसके साथ है, इबोला वायरस के साथ। इबोला वायरस को मलेरिया के साथ डिस्टिंग्विश करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल इसलिए का मलेरिया आपको लगेगा कि मलेरिया फीवर है, मुझे ब्लीडिंग्स हो रही है थोड़े बहुत, इंटरनल एक्सटर्नल उतना नहीं पता चलता। आपको हेडक है, फैटिग्यू है, आपको थकान से फील हो रही है, भूख नहीं लग रहा। तो इस तरह की बीमारियां जो होती है ना, सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली इसके वही सब होते हैं। तो मलेरिया के साथ डिस्टिंग्विश करना ही बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए रिपोर्टिंग इसकी काफ़ी आसान नहीं होती है। इसलिए प्रेग्नेंट वीमेन में जब होता है तो उनको रिकॉग्नाइज करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये स्पेशलिटीज़ होगी इनमाजेब की। अगर मैं थोड़ी सी इनमाजेब की स्पेशलिटीज़ की बात करूँ तो ड्रग जो है ना, इसमें 3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। ये तीनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की अपनी अपनी फंक्शन है, जो मिलके पूरी की पूरी बॉडी में फंक्शन करते हैं और आपको इबोला वायरस के जो इम्पैक्ट होता है उससे बचाता है। जिसमें इसमें 2 वैक्सीन है, वो एक जो ऑर्गन इन्फेक्ट होता है उसके साथ डीलिंग करता है, जो सामने से स्ट्रक्चर आ रहा है इबोला वायरस का उसके साथ डीलिंग करता है, और एक और जो बॉडी होती है वो आपको जो वायरस होता है उसको बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। तो ये इस तरीके का पूरा इनका फंक्शन है। जैसा नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख रखा है, एप्रूवर के बाद आसान हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। देखो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं आपसे इबोला वायरस की हिस्ट्री की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास ये सबसे पहली बार मिला था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है ना, जहाँ से आती है मोस्ट ऑफ द, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि बहुत सारे वायरसेस का जो सोर्स है ना वो बेसिकली प्राइमेट्स होते हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स बोलो उसको, या फिर वाइल्ड एनिमल्स, और मोस्टली फ्रूट बैट्स। चमगादड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो इसका भी एक चमगादड़ ही ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है इबोला वायरस को स्प्रेड करने के लिए। ये जो मैप लगा रखा है ना मैंने, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जाना, आप खुद ही, ये जो मैप नहीं एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है, ये जो फिगर है वो ये बता रहा है कि कैसे इबोला वायरस से इन्फेक्टेड कोई फ्रूट बैट है, वो किसी एनिमल को अटैक किया, वो एनिमल क्या करती है कि उस एनिमल को लोग हंट करते हैं, किसी भी तरीके का एनिमल हो सकता है उसको हंट करते हैं, वाइल्ड एनिमल हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो बॉडी है, ये जो इबोला वायरस है, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट वेस्ट अफ्रीका में क्यों करती है? देखो इसका रीजन है, वेस्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग इतने कंजकेट होकर रहते हैं ना, इतने एक दूसरे के साथ क्लोज कॉरिडोर्स में रहते हैं ना, कि उनको किसी कोई हो भी जाएगा तो इन्फेक्शन रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। वो वाइल्ड एनिमल्स हंटिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनका मेन पेशा ही हंटिंग है। तो इस कारण DRC हो गए, सियरा लियोन, लाइबेरिया, ये रीजन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि वाई वेस्ट अफ्रीका, तो आपको आंसर ये सब करना है कि गरीबी, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं क्लोज कॉरिडोर्स में। तो ये फिगर आप अपने क्वेश्चन में लिखना कि किस तरीके से एपिजोटिक साइकिल और इंजोटिक साइकिल रिस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादा मैं टेक्निकलिटी भी नहीं जाना। अगर टेक्निकलिटी की बात करूँगी, अगर टेक्निकलिटी की बात अगर हम करें तो इसके ऊपर भी अगर बायोलॉजी के चैप्टर्स बन सकती है, जिसके लिए एक टीचर हमें ज्वाइन कर रहे होंगे बहुत जल्दी। सो
मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ। तो एक ये मैप जो है, ये मैप पूरी की पूरी ये है, जहाँ पे DRC देख लो, सेंट्रल रिपब्लिक हो गया, वहाँ पे कॉन्गो, गैबॉन, युगांडा, नाइजीरिया, माली, वेस्ट एशिया, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका इज आर द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स बिकॉज ऑफ इबोला वायरस। तो इबोला वायरस की ये पूरी की पूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। 2014-2016 का आउटब्रेक WHO के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट था। और फ्रूट बैट जो होती हैं वो बेसिकली किस फैमिली से क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली कई सारे एग्जाम्स में यूपीएससी ने कई बार पूछ सकती है इस तरह के क्वेश्चन, पूछा भी उन्होंने कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में कि फ्रूट बैट्स किस फैमिली के बेसिकली होते हैं। तो इसका आंसर है पेट्रोपेडेई फैमिली है। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाऊँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप देख लो यहाँ पर लिखा पड़ा है, पेट्रोपेडेई फैमिली से वो नेचुरल इबोला वायरस के होस्ट होते हैं। तो ये पूरी की पूरी टॉपिक थी इबोला वायरस के ऊपर। जितना मुझे लगा आपको बताना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। वैसे एक मैंने यहाँ पे लिंक लगा रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक पे आप क्लिक करके जरूर देखना, एक वीडियो है WHO की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो WHO ने बहुत ज़्यादा कवर किया है, इस पूरे काफ़ी ज़्यादा कवर कर रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इबोला वायरस एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द करेंट कॉन्टेक्स्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, कीप लविंग मी, कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।